हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है कि हम बेसिकली डिफ्लेक्शन कैसे निकालें, स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन निकालना है डियर स्टूडेंट। तो देखो डिफ्लेक्शन के लिए बहुत आसान है। अगर मैं आपको डिफ्लेक्शन की बात करूं तो देखो डिफ्लेक्शन के लिए आपको ऐसे समझना होगा, ये आपका एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ स्प्रिंग है राइट, और ये वायर है राइट, ये वायर है और ये आपका क्या है आर राइट। नाउ डियर स्टूडेंट जब आप लोड डब्ल्यू लगाओगे तो मान लो डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये वाला पोर्शन आपका क्या होगा डिफ्लेक्शन होगा, ये क्या होगा डियर स्टूडेंट डिफ्लेक्शन। तो ये डियर स्टूडेंट यही क्या होगा, ये जो ये होगा ना यही एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा होगा। सो थीटा अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं आपको तो ये जो थीटा है ये वाला थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये बेसिकली डेल और ये हो जाएगा डेल जो कि क्या है डिफ्लेक्शन, और ये होगा आर। यहां से क्लियर है कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल बाय आर, थीटा क्या हो जाएगा डेल बाय आर। सो यहां से आप डेल निकाल सकते हो, ये क्या होगा आर थीटा, और आर को मैं आर रहने देता हूं। थीटा हमारा ऑलरेडी क्या है 64 डब्ल्यू आर स्क्वायर एन बाय CD4। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग का एक फॉर्मूला आया जो कि आपको याद रखना है 64 WRQN by CD4। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि एक क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट। अब देखो कई बार बुक में ना कैपिटल आर की जगह कैपिटल डी लिख देता है, तो आपका ये फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। कैपिटल आर की जगह मैं कैपिटल डी कैसे बनाऊंगा, तो आर को लिख दूंगा कैपिटल डी बाय 2, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा एक कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा और यहाँ पे बेसिकली कैपिटल डी आ जाएगा। बट आपको इसी फॉर्म में याद रखना है डियर स्टूडेंट। अगर कॉइल डाया दिया होगा तो उसको हाफ करके आर ले लेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। मैं आपको बताऊं अगर आप लर्नर हो, इनिशियली कॉन्सेप्ट को लर्न कर रहे हो, तो फॉर्मूले को अपना एक कंपेनियन बना लो, क्योंकि एक बार फॉर्मूला आपके माइंड में इंप्रिंट हो गया और उसका जो डेरिवेशन है वो क्लियर हो गया, वो फॉर्मूला जब आप काफी बार यूज करोगे तब उसमें अगर कोई चीज चेंज भी होती है तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि तब तक आपका माइंड एडेप्टेबल हो गया होगा उस चेंजेस को समझने के लिए। बट शुरू में अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट जब आप स्टूडेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो डिफ्लेक्शन का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगेन मैं बता रहा हूं दिस इज 64 WRQN बाय CD4। कौन सा कैपिटल डी है कौन सा स्मॉल डी है ये सब आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एंगल ऑफ ट्विस्ट ये क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया। सो नाउ थीटा और डेल ये दो आने के बाद डियर स्टूडेंट आपको डिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हो। व्हाट इज सॉरी नॉट डिफ्लेक्शन, स्टिफनेस। तो देखो स्टिफनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। स्टिफनेस क्या होता है W बाय स्टिफनेस क्या होता है W बाय डिफ्लेक्शन। नाउ W बाय डिफ्लेक्शन तो आपने ये निकाल लिया ना 64 WRQN बाय CD4। तो यहां से CD4 ऊपर जाएगा, W से W कैंसिल हो जाएगा, मैं ये पहले वाला है। तो यहां से स्टिफनेस K को मैं क्या लिख सकता हूं, स्टिफनेस जिसको आप K बोलते हो डियर स्टूडेंट, K क्या हो जाएगा CD4 बाय 64 W तो हट जाएगा RQN हो जाएगा राइट। CD4 ऊपर चला जाएगा, W से W कैंसिल हो जाएगा, नीचे 64 RQN हो जाएगा। एंड दिस इज योर स्टिफनेस फार्मूला व्हिच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी स्प्रिंग का जो स्टिफनेस होगा डियर स्टूडेंट ये होगा उसकी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ स्प्रिंग मटेरियल C इनटू वायर डाया होल 4 डिवाइडेड बाय 64 मीन कॉइल रेडियस होल क्यूब इनटू नंबर ऑफ कॉइल्स। यहां से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट कि जो स्टिफनेस है ये नंबर ऑफ कॉइल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप एक स्प्रिंग के लिए एक स्टिफनेस जो कि उसकी कांस्टेंट वैल्यू है, मैंने आपको बताया था कि इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं एक गिवन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्प्रिंग के लिए, तो वो नंबर ऑफ कॉइल्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब नंबर ऑफ कॉइल्स अगर बढ़ेगा ना तो स्टिफनेस कम हो जाएगी। मींस नंबर ऑफ कॉइल्स अगर बढ़ेगा n बढ़ेगा तो k कम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर n कम होगा, नंबर ऑफ कॉइल्स कम होगा तो स्टिफनेस बढ़ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार स्टूडेंट को क्लियर नहीं होता है, ये इस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये चीज क्लियर हो गया स्टूडेंट। सो डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ कॉइल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है राइट। बट जो स्टिफनेस है
वो स्टिफनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप फॉर्मूले से कौन किसके प्रोपोर्शनल है कि और कौन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आसानी से देख सकते हो। जो डिनोमिनेटर पार्ट में है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके, और न्यूमरेटर पार्ट में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो स्टिफनेस नंबर ऑफ कॉइल्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और डियर स्टूडेंट इस पे एक क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है कि एक स्प्रिंग है, राइट, एक स्प्रिंग है, गिवन कॉन्फ़िगरेशन का स्प्रिंग है, उसकी अपनी एक स्टिफनेस है K ना। उस स्प्रिंग को मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर देता हूं या चॉप कर देता हूं, टू इक्वल पार्ट में कट कर देता हूं। ये मान लो स्प्रिंग है, ये इसका स्टिफनेस है K, मैंने इसको बीच से परफेक्टली बीच से कट कर दिया। तो अब जो हमारे पास दो स्प्रिंग मिलेंगे उनमें से किसी भी एक का स्टिफनेस क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ। तो डियर स्टूडेंट जनरली स्टूडेंट जब बहुत ज्यादा लॉजिकली नहीं सोचते, बहुत ज्यादा अंदर की जो इनर कॉन्सेप्ट है ये उनका क्लियर नहीं होता, तो वो ये सोचते हैं कि टोटल K था, चॉप किया तो जो बच जाएगा उसका K/2 हो जाएगा, भाई आधा कर दिया तो आधा हो जाएगा, राइट। सो K/2 ऑप्शन भी होगा, लेकिन याद रखना इसमें जो बचेगा उसका स्टिफनेस डबल हो जाएगा। मतलब पहले अगर K था तो आधा करने के बाद डबल हो जाएगा, 2K हो जाएगा। अब क्वेश्चन था कैसे, तो देखो ये वाला लॉजिक अब आपको हेल्प कर देगा उसको अंडरस्टैंड करने में। जब आप स्प्रिंग का स्टिफनेस नंबर ऑफ कॉइल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब नंबर ऑफ कॉइल्स अगर कम होता है ना तो स्टिफनेस बढ़ेगा। तो जब आप चॉप करोगे तो आप नंबर ऑफ कॉइल्स को सीधा हाफ कर दोगे। पहले वाला अगर 10 कॉइल था, आधा करने से 5 कॉइल होगा। तो अगर n पहले वाला जो n था वो n है, अब अगर हाफ करेंगे तो n/2 हो जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ कॉइल्स आधा होगा तो स्टिफनेस डबल हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। ये चीज क्वेश्चन आपको माइंड में फ्रेम करना है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एसएससी जेईई और अदर जेईई एग्जाम्स में पूछा हुआ कि अगर स्प्रिंग को दो पार्ट में हम टू हाफ्स में कट कर देते तो जो हमारा स्प्रिंग बनता है उसका स्टिफनेस ओरिजिनल का क्या होगा, तो डबल हो जाएगा, 2K हो जाएगा। ये चीज आपको मैं जस्ट रिमाइंड करा देता हूं। ये एक स्प्रिंग है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, इसको स्प्लिट करते हैं तो ये जो स्प्रिंग आया और इसका जो स्टिफनेस था वो K था। अगर मैं स्प्लिट कर दिया, इसको क्या किया, टू हाफ्स में कट कर दिया, राइट। तो जो रिमेनिंग जो स्प्रिंग बना इसका जो स्टिफनेस हो जाएगा वो 2K हो जाएगा, पहले का जस्ट डबल हो जाएगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि नंबर ऑफ टर्न डिफ्लेक्शन का फार्मूला, एंगल ऑफ ट्विस्ट का फार्मूला, स्टिफनेस का फार्मूला, ये तीनों फार्मूला आप हैंडी फॉर्म में याद रखो, क्योंकि स्प्रिंग पे जो न्यूमेरिकल आएगा वो जस्ट फार्मूले का प्ले, राइट। नाउ डियर स्टूडेंट सबको पता है कि जो स्प्रिंग है उसका जो मेन पर्पस है वो एनर्जी स्टोर करना, राइट। सो एनर्जी किस टाइप का स्टोर होगा, ऑब्वियसली उसको रेजिलियंस बोलेंगे या स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे। तो अगर एनर्जी स्टोर की हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। तो डियर स्टूडेंट स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा उसको हम U बोलेंगे। ये सिंपल 1/2 इंटू W इंटू डिफ्लेक्शन होता है। ये चीज आपको याद रखना, 1/2 इंटू W इंटू डिफ्लेक्शन होता है। आपको W दिया रहेगा और डिफ्लेक्शन की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे और पुट कर देंगे तो एनर्जी स्टोर्ड निकल आएगी 1/2 इंटू W इंटू डिफ्लेक्शन। इसको कई बार 1/2 इंटू W इंटू डिफ्लेक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो आपको पता है कि स्टिफनेस K होता है W बाय डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन क्या, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं डियर स्टूडेंट, W को यहां पे क्या लिख दूंगा, K इंटू डिफ्लेक्शन, K इंटू डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन को रहने देता हूं तो ये हाफ K स्क्वायर डिफ्लेक्शन, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो 1/2 इंटू W को ऐसे ही रहने देता हूं और डिफ्लेक्शन को मैं W बाय K लिख दूंगा। तो यहां से मैं W स्क्वायर बाय 2K भी लिख सकता हूं। बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट अल्टीमेटली जो फॉर्मूला है 1/2 इंटू W इंटू डिफ्लेक्शन। और चूंकि स्प्रिंग में शियर स्ट्रेस, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, तो एक फॉर्मूला जो कि टॉर्जन में हमने देखा था एनर्जी स्टोर का, वो यहां पे भी अप्लाई होगा, जो कि क्या था, टाउ स्क्वायर बाय 4C इंटू वॉल्यूम। तो यहां पे ये फॉर्मूला भी लगेगा, बस थोड़ा सा चेंज क्या होगा, आप इस फॉर्मूले से U निकालो या इस फॉर्मूले से निकालो, सेम आना चाहिए। टाउ तो क्या है, स्प्रिंग के वायर में कितना शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा, C स्प्रिंग वायर का मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, वॉल्यूम थोड़ा सा ध्यान देना होगा डियर स्टूडेंट, वायर का वॉल्यूम क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया विच इज π/4 इनटू स्मॉल d स्क्वायर, और लेंथ, एरिया इनटू लेंथ होता है, लेंथ आपको याद रखना होगा जो अभी बताया 2πrn, 2πrn
आर एन। तो अगर आप वॉल्यूम की जगह ये पुट कर दो तो भी आपका सेम आंसर आएगा, ये याद रखना डियर स्टूडेंट। एंड दिस इज व्हाट द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। सो आप जो अभी हमने एनालिसिस किया डियर स्टूडेंट, इस पे मैं फिर से एक बार बताता हूं। एक फॉर्मूला तो टाउ T is equal to W into R और T को पाई बाय 16 टाउ D क्यूब is equal to W into R, एक ये फॉर्मूला यूज करते हैं अगर shear स्ट्रेस निकालना है। एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए थीटा इज इक्वल टू 64 WR स्क्वायर N बाय CD4, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसके अलावा डिफ्लेक्शन निकालना है तो 64 WR क्यू N बाय CD4 निकालें यूज करेंगे, और लास्ट स्टिफनेस अगर निकालना है तो CD4 बाय 64 RQN ये लगाएंगे, और अगर एनर्जी स्टोर्ड निकालना है तो 1/2 into W into डिफ्लेक्शन यूज करेंगे। तो ये पूरा बेसिकली एक एनालिसिस है जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के लिए सफिशिएंट है। इस पे बेस्ड आप कोई सा भी न्यूमेरिकल अब आप कर सकते हो। बट मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे जो स्प्रिंग पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम थोड़ा एडवांस लेवल की चीजें जो कि मशीन डिजाइन में ज्यादा एप्लीकेबल होती है उसको भी कंसीडर करेंगे। और वो क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो शुरू में ही मैंने हिंट दिया कि टाउ टी जो कि डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है और टाउ 3 जो कि स्ट्रेस ड्यू टू कर्वेचर है, इन दोनों को अभी हमने नेग्लेक्ट किया है। बट अगर ये दोनों भी काउंट करना है, इन दोनों को भी कंसीडर करना है, तभी जाके स्प्रिंग रियल में डिजाइन होगा। तो क्या होगा, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, वही बेसिकली मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर मैं टाउ टी और टाउ 3 दोनों को लूंगा तो फिर स्प्रिंग को कैसे डिजाइन करेंगे और कैसे उसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। सो सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए तो उसमें आपको जाना ही नहीं है, 99.9% इस पे फोकस रखना है, राइट। बट मैं आपको बताऊं एडवांस लेवल क्वेश्चन के लिए उसमें भी आपको जाना होगा, और मशीन डिजाइन में जो स्प्रिंग होता है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। सो ओके, सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अभी हमने क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग को एनालाइज किया विदाउट कंसीडरिंग डायरेक्ट शियर स्ट्रेस एंड कर्वेचर इफेक्ट। इन दोनों को हमने नेग्लेक्ट किया और फिर हमने एनालाइज किया, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के लिए मोर देन एनफ है। बट मैंने आपको बताया था कि कभी कभी सोम में कुछ एडवांस चीज भी आपको अप्लाई करना होता है, और जो मशीन डिजाइन में स्प्रिंग पढ़ते हैं उसमें तो ये डेफिनेटली कंसीडर करना होगा, क्योंकि मशीन डिजाइन एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है स्प्रिंग को डिजाइन करने का, तो वहां पे तो ये काउंट करना ही है। बट सोम में भी कई बार आप देखोगे अच्छे जो गेट और आईईएस लेवल के क्वेश्चंस हैं उसमें इसका लॉजिक यूज होता है। तो देखो डियर स्टूडेंट, मैंने हिंट पहले ही दे दिया कि जब आप स्प्रिंग पे लोड लगाते हो तो स्प्रिंग के वायर पे 3 टाइप के स्ट्रेस डेवलप होगा, जो तीनों शियर नेचर का ही होगा। एक टॉर्जन की वजह से डायरेक्ट टॉर्जन की वजह से टॉर्जनल शियर स्ट्रेस टाउ 1, जो कि हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। एक टाउ टी होगा, टाउ टी जो कि डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होगा, जो कि डियर स्टूडेंट यहां पे हमने जो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस होगा वो उसके लिए हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, W into R, जो कि टॉर्क होता है पाई बाय 16 टाउ 1 डी क्यू। सो टाउ 1 क्या हो जाएगा 16 WR बाय पाई डी क्यू। अगर R को मैं कैपिटल D बाय 2 लिखूं तो ये 8 WD बाय पाई डी क्यू हो जाएगा, जो कि टॉर्जनल शियर स्ट्रेस है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अगर सोनली इफ वी टेक दिस मच स्ट्रेस ओनली, तो इसके लिए हम एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं। बट अगर आप देखोगे तो एक डायरेक्ट शियर स्ट्रेस भी लगता है जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अगर वो दिया हुआ है तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस टाउ टी क्या होगा W बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करें तो 4W बाय पाई डी स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन कम्स कि एटलीस्ट टाउ 1 और टाउ टी और टाउ 1 दोनों को तो काउंट करना ही होगा। अगर आप कर्वेचर को फिलहाल के लिए साइड भी करो तो जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है आप उसको नेग्लेक्ट नहीं करोगे। तो अगर ये टाउ 1 और टाउ 2 दोनों को अगर आप क्लोजली देखो तो उन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस डेवलप होगा स्प्रिंग वायर में वो होगा डियर स्टूडेंट टाउ 1 प्लस माइनस टाउ 2। ऑब्वियसली टाउ 1 क्या है 8WD बाय पाई डी क्यू, और टाउ टी क्या है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की वजह से 4W बाय पाई डी स्क्वायर। तो अगर जो रिजल्टेंट होगा वो टाउ 1 प्लस माइनस टाउ 2 है। अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं कि जो मैक्सिमम रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस होगा स्प्रिंग वायर में वो टाउ 1 मतलब 8WD बाय पाई डी क्यू प्लस माइनस टाउ टी क्या है 4W बाय पाई डी स्क्वायर। नाउ अपने को स्प्रिंग डिजाइन करने के लिए
प्लस माइनस में प्लस वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लस वाला मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा। तो हम अगर उसको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन वायर निकालें डियर स्टूडेंट, जिसको टाउ मैक्स बोलते हैं, ये टाउ 1 प्लस टाउ टी होगा, मींस 8wd बाय पाई डी क्यूब प्लस 4w बाय पाई डी स्क्वायर। इसमें अगर मैं 8wd बाय पाई डी क्यूब कॉमन ले लूं तो 1 प्लस स्मॉल d बाय 2d हो जाएगा डियर स्टूडेंट, राइट। नाउ इसको मैं d बाय d नीचे ले लूंगा तो ये c हो जाएगा, सो 1 प्लस 1 बाय 2c हो जाएगा, क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जो कि यहां पे डियर स्टूडेंट मैंने दिखाया हुआ है। ये आपके लिए एक हिंट है जो बेसिकली ये बता रहा है कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा स्प्रिंग वायर में कंसीडरिंग डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आल्सो, वो 8wd बाय पाई डी क्यूब जो कि टाउ 1 था वही है, उसमें सिर्फ एक फैक्टर मल्टीप्लाइड है 1 प्लस 1 बाय 2c। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि अगर आप टॉर्जनल शियर स्ट्रेस की वजह से जो आपका शियर स्ट्रेस, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस में अगर आप एक स्ट्रेस फैक्टर जो कि 1 प्लस 1 बाय 2c है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ जाएगा कंसीडरिंग डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आल्सो आ जाएगा, जिसको यहां पे जनरलाइज किया कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 8wd बाय पाई डी क्यूब 1 प्लस 1 बाय 2c को स्ट्रेस फैक्टर एज्यूम कर लिया, राइट। डिजाइन में ऐसा करते हैं, केएस बोलते हैं इसको, बोलते हैं शियर स्ट्रेस फैक्टर, और ये केएस की वैल्यू ऑब्वियसली वही होगी 1 प्लस 1 बाय 2c जो कि स्प्रिंग इंडेक्स c पे डिपेंड कर रहा है, राइट। सो यहां से आपको एक लॉजिक मिला कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन अ स्प्रिंग वायर कंसीडरिंग टॉर्जनल शियर स्ट्रेस एंड डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, दोनों की वजह से जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो Ks into 8wd by pi d क्यूब होगा। 8wd by pi d क्यूब तो टाउ 1 था ही, उसमें सिर्फ एक फैक्टर Ks से मल्टीप्लाई करना है, ये अल्टीमेटली याद रखना है। डेरिवेशन तो आपका ठीक है, बट अल्टीमेटली ये याद रखना है कि Ks से मल्टीप्लाई करेंगे, और व्हाट इज Ks? शियर स्ट्रेस फैक्टर, जिसकी वैल्यू 1 प्लस 1 बाय 2c होती है, राइट। तो अगर आपने को टाउ 1 और टाउ 2 यही दो कंसीडर करना है तो ये वाला लॉजिक लगा लेना है, राइट। सो याद रखने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, जस्ट केएस से मल्टीप्लाई करना है, और केएस क्या है 1 प्लस 1 बाय 2c। नाउ यहां पे एक और चीज आता है डियर कि लास्ट जो कर्वेचर इफेक्ट है, मतलब जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा स्प्रिंग वायर में ड्यू टू कर्वेचर, उसको भी अकाउंट में अगर लेना है तो उसके लिए एएम वॉल्स बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि इसी लॉजिक को बेसिकली एक्सटेंड किया और बोला कि भाई अगर आप कर्वेचर इफेक्ट भी कंसीडर कर लोगे अलोंग विद डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, तो जो आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो बेसिकली यही वाला फॉर्मूला होगा, बट केएस की जगह उन्होंने अपना एक फैक्टर दे दिया व्हिच इज के। सो टाउ मैक्स क्या होगा, अगर कर्वेचर इफेक्ट को भी काउंट करेंगे, इफ वी कंसीडर कर्वेचर इफेक्ट टू, देन अकॉर्डिंग टू एएम वॉल्स मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन स्प्रिंग वायर क्या हो जाएगा, के, ये एक नया फैक्टर के आया इनटू 8wd बाय पाई डी क्यूब, तो सेम रहेगा जो कि टाउ 1 था। तो यहां पे के को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वॉल स्ट्रेस फैक्टर। वॉल स्ट्रेस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार-बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है वॉल स्ट्रेस फैक्टर। सो वॉल स्ट्रेस फैक्टर अगर आप कंसीडर कर लोगे तो स्प्रिंग का जो एनालिसिस है वो कंप्लीट हो जाता है कंसीडरिंग डायरेक्ट स्ट्रेस एंड कर्वेचर इफेक्ट स्ट्रेस टू। सो इन दोनों को काउंट करके के वॉल स्ट्रेस फैक्टर है, और के को उसने सजेस्ट किया एएम वॉल्स ने कि जो के होगा वो अगेन स्प्रिंग इंडेक्स पे ही डिपेंड करेगा, जैसा कि ये केएस था। बट उन्होंने काफी इंपेरिकल एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एम्पिरिकल फार्मूला डेवलप किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद एक फार्मूला डेवलप किया, और जिसको बोला गया कि जो वॉल स्ट्रेस फैक्टर होगा वो होगा 4c-1 बाय 4c-4 प्लस 0.615 बाय c। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये लंबा सा फार्मूला लग रहा है 4c-1 बाय 4c-4 प्लस 0.615 बाय c। अगर आप इसमें देखोगे तो ये पूरा का पूरा स्प्रिंग इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है, क्या, वॉल स्ट्रेस फैक्टर। और अगर आप गौर से देखोगे तो स्प्रिंग इंडेक्स की वैल्यू अगर कम होगी तो k की वैल्यू बढ़ेगी, और c की वैल्यू बढ़ेगी तो k की वैल्यू कम होगी। तो याद रखना ये रिलेशन होता है, मतलब स्प्रिंग इंडेक्स की वैल्यू कम होगी तो वॉल स्ट्रेस फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब लेसर स्प्रिंग इंडेक्स, लेसर। और स्प्रिंग इंडेक्स कैसे कम होगा, क्योंकि कैपिटल D बाय स्मॉल d है, तो अगर वायर का डाया बढ़ता है तो स्प्रिंग इंडेक्स कम होगा, मतलब लार्जर डाया वायर के लिए स्प्रिंग इंडेक्स की वैल्यू कम होगी तो फिर k की वैल्यू बढ़ जाएगी। k की वैल्यू बढ़ने से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ह्यूजली इंपैक्टेड होगा। मींस अगर आप लार्जर साइज ऑफ वायर में अगर आप कर्वेचर इफेक्ट और डायरेक्ट शियर स्ट्रेस को नेग्लेक्ट करोगे तो आपके लिए वो डिजाइन फॉल्टी हो जाएगा। मींस उसमें आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। बट अगर C की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो K की वैल्यू
अगर आप देखोगे तो यहां पे आप कुल मिला के अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट कि C अफेक्ट कर रहा है किसको, वॉल स्ट्रेस फैक्टर को। सो वॉल स्ट्रेस फैक्टर 4C - 1 बाय 4C - 4 प्लस 0.615 बाय C होगा। ये डियर स्टूडेंट याद रखना है। और आपको एक और चीज याद रखना है कि जो आपका स्प्रिंग इंडेक्स है, ये जो स्प्रिंग इंडेक्स है ये C है, कैपिटल D बाय स्मॉल d है। और अगर आपने वॉल स्ट्रेस फैक्टर को यूज करके मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लिया, इट मींस आपने सब कुछ कंसीडर कर लिया, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और कर्वेचर इफेक्ट तीनों। और इसको निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। एंड अगर आप गौर से देखोगे तो जो वॉल स्ट्रेस फैक्टर है वो दो फैक्टर का प्रोडक्ट है। कौन कौन सा दो फैक्टर प्रोडक्ट है? एक तो शियर स्ट्रेस फैक्टर Ks जो कि क्या है 1 + 1/2C, और एक Kc है डिस्ट्रीब्यूशन, ये कर्वेचर इफेक्ट का शियर स्ट्रेस है, स्ट्रेस फैक्टर ड्यू टू कर्वेचर। तो Ks * Kc दोनों का प्रोडक्ट है K, मींस वॉल स्ट्रेस फैक्टर को लेने से आपका दोनों इफेक्ट काउंट हो जाएगा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और कर्वेचर। तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि जब भी मशीन डिजाइन या फिर सोम में ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो जहां पे वॉल स्ट्रेस फैक्टर या स्प्रिंग इंडेक्स वगैरह का बेसिकली कहीं ना कहीं जिक्र हो, तो वहां पे अगर मेंशनिंग हो देन यू हैव टू यूज दिस फार्मूला, राइट। ये चीज आप याद रखना, ये फार्मूला आपको यूज करना है और कुछ नहीं, टाउ खाली अफेक्ट होगा इससे, बाकी डिफ्लेक्शन, देन यू हैव डिफ्लेक्शन का जो फार्मूला था, एंगल ऑफ ट्विस्ट का जो फार्मूला था, स्टिफनेस का जो फार्मूला था, वो सब एज इट इज रहेगा, सिर्फ यहीं पे अफेक्ट होगा डियर स्टूडेंट, ये चीज याद रखना। और यहां पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा अगर टाउ1 जो कि सिर्फ टॉर्जनल शियर स्ट्रेस है वो अगर हम कंसीडर करेंगे तो टाउ1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो स्प्रिंग के वायर में वो ऐसा होगा जो कि हम टॉर्जनल एनालिसिस में ऑलरेडी देख चुके हैं कि आउटर पे सबसे ज्यादा होगा और सेंटर में आके जीरो हो जाएगा। तो जो टाउ1 मतलब टॉर्जनल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्प्रिंग के वायर में, उसका ग्राफ ऐसा होगा डियर स्टूडेंट। बट अगर टाउ टी क्या था, W/π/4d², ये थ्रू आउट फिक्स होता है, ये वेरी नहीं होता। तो देखो इसके लिए फिक्स वैल्यू, इसको डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं, इसकी वैल्यू फिक्स है, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, राइट, ये वेरी नहीं होगा। बट अगर मैं टाउ1 और प्लस माइनस टाउ-t जो हमने यूज किया था रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस, उसको अगर काउंट करेंगे कि ये टाउ1 भी और टाउ-t भी, तो ग्राफ बेसिकली थोड़ा सा चेंज होगा। देखो ये आपका स्प्रिंग वायर है, ये इसका एक्सिस है, एक्सिस से इसका सेंटर d/2 मतलब कॉइल का रेडियस हो गया, राइट। ये स्प्रिंग का जो वायर है इसका ये इनर पोर्शन है और ये आउटर पोर्शन है। इनर पोर्शन पे ओके, सो डियर स्टूडेंट, एक्चुअली लाइट की एक प्रॉब्लम आ गई है, अभी हमारा इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से अभी लाइट गई हुई है और इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है। बट वी आर एट द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग दिस वीडियो। मैं बेसिकली आपको शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा था। तो टाउ1 तो बेसिकली टॉर्जनल शियर स्ट्रेस है, तो एज यूजुअल टॉर्जनल वाला डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आउटर में बेसिकली सबसे ज्यादा होगा, सेंटर में जीरो होगा। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस टाउ-t तो स्ट्रेट वे कांस्टेंट होगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन है। बट अगर इन दोनों को क्लब करेंगे डियर स्टूडेंट तो इनर पे सबसे ज्यादा होगा जो कि टाउ1 प्लस टाउ-t होगा, और आउटर पे, आउटर ऑफ दिस वायर डाया टाउ1 माइनस टाउ-2 होगा, और जो कर्वेचर होगा वो इनर पे सबसे ज्यादा, देखो ग्राफ ऐसा दिख रहा है, फिर कम होते होते सेंटर में जीरो, और उसके बाद जो आउटर है उसमें कर्वेचर पे ये आउटर पे थोड़ा सा कम होगा, राइट। सो ये बेसिकली टाउ1 और टाउ-2 का इफेक्ट है। बट इसमें अगर कर्वेचर इफेक्ट भी ले लेंगे जो कि वॉल स्ट्रेस फैक्टर वगैरह को लेके, तो ग्राफ ऐसा ही होगा, टाउ1 और टाउ-t जैसा ही ग्राफ होगा ये वाला। बट इसमें फिर जो इनर में और थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब टाउ1 और टाउ-t की वजह से अभी अगर ये वैल्यू है इनर में तो ये वैल्यू थोड़ी और बढ़ जाएगी, बाकी वेरिएशन ऐसा ही होगा। और टाउ1 माइनस टाउ-2 जो कि आउटर में है ये थोड़ा और कम हो जाएगा, मतलब आपका जो ग्राफ होगा डियर स्टूडेंट, अगर आप गौर से देखोगे तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और ये वाला थोड़ा सा कम हो जाएगा, और ये बेसिकली आपका ऐसे हो जाएगा डियर स्टूडेंट। सो आप समझ सकते हो कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है शियर स्ट्रेस का, टाउ1 टाउ-2 और टाउ1 टाउ-2 और टाउ1 टाउ-2 कंबाइंड, और टाउ1 टाउ-2 और कर्वेचर इफेक्ट तीनों को लेके शियर स्ट्रेस का कैसा वेरिएशन ग्राफ होगा स्प्रिंग के मटेरियल में, इसके लिए डियर स्टूडेंट। सो आई होप कि ये पूरा जो लॉजिक है ये आपको क्लियर हो गया होगा। सॉरी फॉर लाइक द इनकन्वीनियंस, बट स्टिल
चूंकि हम लोग ऑलमोस्ट क्लोजिंग पॉइंट पे थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा और अगले वीडियो में मैं इस पे कंप्लीट न्यूमेरिकल लेके आऊंगा और लीफ स्प्रिंग के एनालिसिस के साथ आऊंगा। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।